वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम इसके पिछले वीडियो में 1 to 34 तक के क्वेश्चन को लिए थे। हम किए थे मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। उसमें हम कुछ चैप्टर को लेते हुए आगे बढ़े थे। आज हम दूसरे चैप्टर को लिए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। तो चलिए आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या है, 0 0, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो 0 0 देखिए, एक सवाल हम देख चुके हैं, बाद में हम डिस्कस कर देते हैं फिर, ठीक है। इसीलिए हम सीरियली बाय इसका चैप्टर बाय चैप्टर किया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आप क्या देखते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो गया 1 2 3 4, ये y एक्सिस हुआ, ये हुआ आपका x एक्सिस, इसको हम x डैश, इसको y डैश कहते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव में चले जाएगा। फिर अब देखिए, ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है आपको, किस तरह कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं, निर्देशांक को कैसे लिखते हैं। तो हमेशा क्या करना है, पहले x वाले टर्म को लिखते हैं, तब उसके बाद हम y वाले टर्म का बात करते हैं। देखिए कैसे। तो x क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो गया। y क्या है, y भी पॉजिटिव है। इस प्रकार फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। x और y, ये x का, ये y का, ठीक है। चलिए हम सेकेंड पर आते हैं। तो हम क्या बोले अभी, जस्ट बोले पहले x को लिखा जाता है, तब y को लिखा जाता है। तो x क्या है, यहाँ पे देखिए, x आपका नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या हो गया, x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए अब थर्ड को देखते हैं। इसको हम लिखे नहीं है, लिख देते हैं -1 -2 -3 -4, ठीक। तो अभी हम जस्ट बोले हैं क्या, पहले x को लिखा जाता है। x क्या है, नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होता है, ठीक। चलिए हम फिर क्या करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट को। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में के पहले x को लिखते हैं। x आपका पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। इस तरह ये फोर्थ क्वाड्रेंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आता है, -4 3 किस पाद में है। तो x का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव। x का मान नेगेटिव, y का मान पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, द्वितीय पाद में ये है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक। इसी को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। 0 0, x का भी वैल्यू 0, y के भी वैल्यू 0 हो तो उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। फिर देखिए कह रहा है, बिंदु 5 5 की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, आप दूरी सूत्र पढ़े हैं क्या, √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी पढ़े हैं। आप इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कहता है मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब एक हो गया 0 0, और दूसरा पॉइंट है कि देखिए बिंदु, दूसरा बिंदु का नाम है 5 5। कहता है इसमें आप इस दोनों के बीच की दूरी बताइए, यही होता है दूरी सूत्र। देखिए ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, ठीक है। चलिए हम पुट करते हैं, √अंडर x1 का मान 0, x2 का मान -5 हो जाएगा।
इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0, y2 का मान 5, इसका होल स्क्वायर रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, फिर ये कितना हो जाएगा 25 रूट अंडर 50। अब इसका आप निकालिए, देखिए 2 से 25, 5 से 5 कितना हो जाएगा 5 रूट 2, यानी कि जिसका हम जोड़ा लगाते हैं वो बाहर होता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता वो अंदर जाता है। तो 5 रूट 2 आंसर होगा इसका, 5 रूट 2। थर्ड नंबर आपका सही हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए पढ़ते हैं कोटि और भुज। ठीक है, कोटि और भुज किसको बोलते हैं? कोटि का मतलब हुआ वाई एक्स को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, अक्ष बोला जाता है। ठीक है, वाई अक्ष को हम कोटि बोलते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। वाई अक्ष को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। एक्स अक्ष को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि कहता है बिंदु 6, 10 की कोटि है, यानी कोटि मतलब y अक्ष का मान कितना है, y का वैल्यू इसमें कितना है, यही है। पहले x को लिखा जाता है तब y को लिखा जाता है। हम पहले ही बोल चुके हैं, कोई भी निर्देशांक में जो है पहले x को लिखा जाता है तब उसके बाद y को लिखा जाता है। तो कहीं भी निर्देशांक दिया रहेगा तो फर्स्ट टर्म में मान लीजिए कुछ भी है तो वो x का वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये x है ये y है, तो हमसे पूछ रहा है कोटि, तो कोटि का वैल्यू क्या है, सेकेंड टर्म में देखिए क्या है 10 है, तो ये आपका हो गया कोटि। इसीलिए हम जो है चैप्टर को एक एक सीरियली वाइज जो है तैयार किए हैं, इससे आपका बेसिक भी ठीक होगा, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। चलिए अब देखिए उसी के बाद आपके मन में आएगा कि भुज बताइए क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है, बिंदु 7 - 10 की भुज है। भुज किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष को। तो x का वैल्यू यहाँ, तो ये पहले x है ये y है, x का वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन। ठीक, चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिंदु A 52 B 95 के बीच की दूरी, इस पर हम सेट कर देंगे, बीच की दूरी निकल जाएगा, 2 पॉइंट से बीच का दूरी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट ये है। फर्स्ट पॉइंट का नाम है 52 और दूसरा B जो है इसका है 95। x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। अब इस पर हम पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर क्या होता है x1 मतलब 5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 मतलब 2 - 5 का होल स्क्वायर, तो हो गया आपका 5 - 4 तो -4 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 प्लस 2 - 5 मतलब 3 का स्क्वायर 9। ठीक, तो 16 9 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 इसका यानी कि दूरी हो गया। देखिए 5 है, हाँ 4 नंबर में। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं फिर पढ़ते हैं x अक्ष का निर्देशांक बताइए, y अक्ष का निर्देशांक बताइए, यानी कि 41 जो क्वेश्चन है यही हमसे पूछ रहा है, x अक्ष के निर्देशांक बताइए। तो देखिए हम पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में कि x अक्ष से y का निर्देशांक 0 होता है, x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो हम इसमें किसका चर्चा कर रहे हैं, x का बात कर रहे हैं, तो x का चर्चा जब हम कर रहे हैं तो y क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए इसमें क्या है, x का चर्चा कर रहे हैं, y के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो क्या होगा, x अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, x और 0। ठीक है, ये आपका ऑप्शन। अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन जो है सेकेंड हमको डालना चाहिए था, y अक्ष के निर्देशांक होते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हम y का बात कर रहे हैं तो x क्या होगा, 0 होगा। तो
सेकेंड टर्म। जैसे यहाँ पे हम y लिख देंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0, y क्या हो जाएगा, y के निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब आते हैं 42 मतलब 42 नंबर क्वेश्चन आपका है, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी बताइए। तो सेम इसी पर हम सेट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए क्या है। अगर आप मेरे हम ओनली 3 वीडियो यानी बनाएंगे ऑब्जेक्टिव का, अगर ये 3 वीडियो आप अगर ध्यान से देख लेंगे तो निश्चित है आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैथ में आपका बेसिक भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना है इसमें क्या, आप इसको समझ के करना है। ठीक है, सिर्फ हम ऑप्शन देख लिए याद कर लिए हु बहु क्वेश्चन नहीं आएगा आपका एग्जाम में। एक दो गो मैच खा जाएगा, मानते हैं जैसे मूल बिंदु का निर्देशांक, ये सब क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, ये सब तो बेसिक हुआ आपका। मान लीजिए यहाँ पे 9-5 है, यहाँ 10-5 भी हो सकता है, इसीलिए ध्यान से इसको समझिए हम क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब, इसीलिए हम फुल डिटेल से इसको बता रहे हैं कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे कहता है मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या आता है 0 0, ठीक 0 0 हो गया। दूसरा पॉइंट कर रहा है बिंदु P, P इसका नाम है, और ये कर रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा है। ठीक है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 हो चुका है। ठीक है, चलिए इस पर सेट करते हैं। रूट अंडर x1 मतलब 0 माइनस साइन थीटा, यही आपका है x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 है और इसका मान cos थीटा है, इसका होल स्क्वायर। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसका रिजल्ट 1 होता है। आगे हम जब इसका यानी कि प्रॉब्लम्स को लेंगे तो हम बताएंगे। ट्रिगोमेट्री चैप्टर अभी हम नहीं आए हैं, आगे आने वाला है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो चुका। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 43 का रहा, यदि किसी वृत्त के, चलिए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए देखिए अब ध्यान दीजिए इसमें क्या कर रहा है। यदि किसी वृत्त के व्यास, चलिए हम पहले वृत्त बनाते हैं। ठीक, वृत्त बना दिए, इसका केंद्र होगा। अब कह रहा है यदि किसी वृत्त के व्यास, वृत्त का मतलब देखिए यही आपका क्या है व्यास, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक ये दिया गया है, ये दोनों पॉइंट का वैल्यू दिया गया है। क्या दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है और इसका वैल्यू। देखिए दोनों छोरों के निर्देशांक, यही छोर है, ये छोर है और ये छोर है। तो पहला छोर है 6 और दूसरा -8 है, सेकेंड -6 और 8 है, -6 और 8। ठीक है, अब कह रहा है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बताइए। ठीक है, तो आपके पास इसमें 2 ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला आपका विभाजन सूत्र से होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है इक्वल पार्ट, मतलब इसको बराबर भाग में बांट रहा है। चूंकि काहे हम ऐसा बोले कि वृत्त का जो त्रिज्या है, देखिए हमेशा सब जगह क्या होगा बराबर होगा। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में बराबर होगा। ठीक है, जब त्रिज्या आपस में बराबर होगा
तो ये केंद्र जो है इसका मूल बिंदु हो जाएगा। क्या बन जाएगा? मूल बिंदु। तो इसको हम मूल बिंदु बोल सकते हैं या इसको हम क्या बोल सकते हैं? देखिए इसमें क्या है, मध्य बिंदु भी बोल सकते हैं। मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु है, ठीक है। तो बीच का बिंदु क्या होता है? देखिए इसका हम निकालने वाले हैं एक्स और वाई का वैल्यू। तो मूल बिंदु मध्य बिंदु का जैसे हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो x बराबर आपका क्या होता है? x1 प्लस x2/2 होता है और y बराबर आपका होता है y1 प्लस y2/2 होता है, ठीक है। यही आपका होता है, ये आपका मूल बिंदु यानी O का हम निकाल रहे हैं, यही आपका है। चलिए हम ये आपका x1 है, y1 है, ये आपका x2 है, y2 है। तो देखिए इसमें क्या था कि एक वृत्त दिया गया था और दोनों छोरों का यानी कि निर्देशांक दिया हुआ था। तब हमसे पूछ रहा था कि इसका केंद्र क्या होगा, ठीक है। तो केंद्र पर जैसे हम गए तो पता चला ये भी आपका त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में बराबर होता है। जैसे बराबर है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। चलिए x1 का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 6 है और इसका वैल्यू क्या है? -6 प्लस माइनस माइनस बाय 2 इक्वल टू ये हो गया आपका 0, ठीक है। यानी कि 0/2 इक्वल टू 0। y1 का वैल्यू -8 प्लस y2 का 8 है बाय 2, इसका तरह 0/2 इक्वल टू 0। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, इसीलिए हम इसको हम मूल बिंदु भी बोल सकते हैं या मध्य बिंदु भी बोल सकते हैं। इस तरह ये सॉल्व हो चुका है। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो चुका है, ठीक। अब कहता है 44 नंबर, बिंदु A -7/5 तथा B 4/2। देखिए क्या कह रहा है, 2 पॉइंट आपका दिया गया है। A का वैल्यू है आपका -7 और 5, B का वैल्यू दिया गया है आपका 4 2। तो कह रहा मिलाने वाली रेखाखंड, यही है आपका रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बताइए। मतलब बीच में कोई एक, मतलब इसको 2 बराबर भाग में बांटता होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। मान लीजिए C है, इसका कोऑर्डिनेट ये पूछ रहा है, मतलब इसका निर्देशांक पूछ रहा है क्या होता है। तो देखिए यही फॉर्मूला है, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y/2। इसी को हम बोलते हैं मध्य बिंदु का। किस तरह निकाला जाता है? कोऑर्डिनेट बोलिए या निर्देशांक बोलिए, ठीक है। तो चलिए x1 का वैल्यू है -7 प्लस 4/2 हो गया आपका -3/2। y1 का वैल्यू 5 है, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। y1 का वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू +2/2 यानी 7/2। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? -3/2 और 7/2। देखिए है कहीं -3/2 7/2, सेकेंड नंबर ये आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 45 को देखते हैं अब क्या है। और दूसरे चैप्टर भी होगा इसमें, चूंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट ये समाप्त हो चुका। एक चैप्टर में देखिए हम कितना सवाल लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होगा? आपका बेसिक पूरा चैप्टर से जानकारी मिल चुका है कि किस तरह, जैसे मूल बिंदु हो गया, किस क्वाड्रेंट में है, एक्स अक्ष से दूरी बताइए, ये सब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में दे देता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में खास कर देता है, या कभी कभी 2 नंबर या 1 नंबर में ही रहता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए अब आपका चैप्टर चेंज होता है, अब हम आते हैं एपी, ठीक है। इसके पहले जो हम दूसरे चीज पर डिस्कस कर रहे थे, अब हमारा आता है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें आप कुछ कुछ जानते हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं तो फिर से एक बार डिस्कस हम कर देते हैं। तो समांतर श्रेणी कहने का मतलब उसका कॉमन डिफरेंस, जिसको आप बोलते हैं डी। कॉमन डिफरेंस मतलब
सारे टर्म को देखेंगे अगर उसका कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर इसमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ऐसा करने के बाद अगर हमारा सभी जगह इक्वल वैल्यू आता है मतलब बराबर वैल्यू आता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, कहेंगे समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो चलिए इससे कुछ फॉर्मूला देखिए आया है क्या क्या। देखिए फर्स्ट आप जानते हैं फर्स्ट टर्म को आप पहला पद जिसको आप बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पहला पद जो है उसको ए बोलते हैं, सार्वंतर को आप क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप A1 भी बोल सकते हैं। देखिए इसी से आपका फॉर्मूला क्या हुआ था, ए एन बराबर लास्ट टर्म नंबर ऑफ लास्ट टर्म। देखिए पहला तो 1 हुआ, दूसरा रहेगा तो यानी n पद रहेगा तो n, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसी से हम आगे बढ़ते। मान लीजिए यहाँ पे n का वैल्यू अगर 2 दे दें, ठीक, तो कितना हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 डी, मतलब 2 में 1 चले जाएगा 1 होगा। इसी तरह आप आगे बढ़ सकते हैं, जैसे हम कह दें a5 बताइए तो एक टर्म आप कम करके बोलते हैं। ठीक है, a5 a प्लस 4d। ठीक है, तो देखिए अब हो गया, ये आप जानते हैं। अब चलिए हम सम ऑफ n टर्मशिप पे आते हैं। Sn बराबर Sn क्या जानते हैं, n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जानते हैं। और कभी कभी ये भी देखते हैं n बाय 2 a प्लस ए एन होता है किसके इक्वल है, Sn के इक्वल। ये कब अप्लाई करना है, जब आपका वैल्यू या तो ए एन दिया रहे या एन दिया रहे तो Sn निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे ए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखकर हम बात करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करना या तो ये फार्मूला अप्लाई करना। ठीक है, यही आप एपी में जानते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है। समांतर श्रेणी क्या कर रहा है, 5 8 11 14 कह रहा है कि इसका बताइए कि प्रथम 24 पदों का योग हमसे पूछ रहा है कि S24 क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं Sn, यानी n का वैल्यू यहाँ पे 24 दिया गया है। n का वैल्यू कितना दिया है 24। तो देखिए इसको Sn निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरी होगा, तो कहता n का वैल्यू दिया गया है 24, कहता a का वैल्यू तो इससे a निकाल लेंगे और d का वैल्यू निकालना होगा। तो a बराबर हो गया पहला टर्म हो गया 5, दूसरा d बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। अब हमको निकालना S24 क्या था n बाय 2, n बाय 2 मतलब 24/2 2a का वैल्यू 5 है प्लस n माइनस 1, n का मतलब 24 माइनस 1 गुना d का वैल्यू 3 है। सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा 10 प्लस ये हो गया आपका 23 गुना 3। ठीक है, 12 10 प्लस 3 तिया 9 6 हो गया 12 गुना 79। अब गुना कर देते हैं, चलिए देखिए आपका हो जाएगा 79 गुना 12, 9 दूनी 18 बाकी 1 7 में 14 1 15 हो गया आपका। ये हो गया 9, ये हो गया 7 8 4 9 948 इसका सम होगा। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो गया ये आपका। ठीक है, अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है। समांतर श्रेणी 4 9 14 19 का कौन सा पद 109 है। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन को आप समझिए ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए तब आपको समझ में आएगा। तो कहता है कि 4 9 14 19 कहता है कि लास्ट टर्म जो है 109 है। तो कहता है कि देखिए अभी तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4
5 टर्म का देते हैं, 4 5 टर्म जो भी है 5 तक लिख देंगे तो 5 टर्म बोल सकते हैं। लेकिन इसके बीच में जो है कहता है 109 तक जाइए, तब उसके बाद गिनिए कि कितना टर्म है। यानी कि n का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि n का वैल्यू यानी कि सारा टर्म 109 तक जब हम जाएंगे, सारे को काउंट यानी कि गिनेंगे, तो गिनने के बाद कितना नंबर पे 109 आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसमें क्या है आपका, क्या क्या दिया गया है। a बराबर 4 दिया गया है, d बराबर आपका 9 - 4 बराबर 5। चूंकि ये समांतर श्रेणी में है, अगर समांतर श्रेणी में नहीं रहता तो हम इसे ए डी मालूम नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया, ए डी का वैल्यू निकल चुका है। अब कहता है कि कौन सा पद, ए एन का भी वैल्यू दिया गया है 109, हमसे पूछ रहा है एन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो क्या जानते हैं, देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी से हम एन निकाल सकते हैं, इससे हम एन नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एस एन है। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, यानी कि सबका जोड़ निकालते हैं तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए एन का वैल्यू 109 है, ए का वैल्यू 4 है, एन का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं दिया गया तो वही लिख देंगे। डी का वैल्यू 5 है, तो 109 ये देखिए क्या है, तो इधर आएगा तो ये माइनस में चले जाएगा, बराबर हो गया n - 1 गुना 5, तो हो गया 105। अब बटा देखिए गुना में है तो भाग में चले जाएगा, n - 1 ये हो गया आपका 21। n बराबर देखिए ये इधर आ जाएगा तो 21 1 22 हो जाएगा। इस तरह देखिए 22वां टर्म जो है आपका क्या हो जाएगा, 109 होगा। तो आप कहेंगे कि चलिए आप इसको आप 22वां टर्म निकाल के दिखाइए कि 109 आता है। चलिए हम चेक कर लेते हैं, यानी a 122 यानी a22 जब हम निकालेंगे तो 109 होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 21 डी। चलिए चेक करते हैं कि सही हम बनाए कि नहीं। a का वैल्यू कितना है, 4 है, 21 गुना 5, ठीक है, 4 प्लस ये हो गया 5, ये हो गया 10, 109। देखिए 22वां टर्म जो है 109 आ चुका है। इस तरह आपका ये जो है 22वां टर्म 109 होगा। ठीक है, चेक भी कर चुके हैं, तो 22वां टर्म आपका हो गया 109। समांतर श्रेणी का इसका कहता है 15वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए 15वां पद निकालते हैं, किस तरह निकालते हैं देखिए ध्यान से। ध्यान से देखते रहिए, ये आपको इसीलिए पूरा प्रोसेस से हम बता रहे हैं। आप कुछ पढ़ें या नहीं पढ़ें उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आप इस वीडियो में क्या सीख रहे हैं उससे हमको मतलब है। ठीक है, कुछ यूनिक दिखाना चाह रहे हैं। देखिए अब क्या है इसमें, समांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 डॉट डॉट दिया गया, कहता है 15वां पद क्या होगा। ठीक है, तो कहता है 1/2 1 3/2 इसी तरह चलते चलते कहता है 15वां नंबर पे क्या आएगा उसको बताना। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है A15 क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। चलिए A का वैल्यू चूंकि ये समांतर श्रेणी में है तो इससे A और D निकाल सकते हैं। A का वैल्यू हाफ, D का वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब हमसे पूछ रहा है A15, तो A15 को हम A प्लस 14D लिख सकते हैं जैसे ये था। तो A का वैल्यू हाफ हुआ प्लस 14 गुना D का वैल्यू आपका क्या है 1/2, तो ये आपका हो गया 7, हाफ प्लस 7, सॉल्व कीजिए एलसीएम हो गया 2, 1 प्लस 14 इक्वल टू 15/2। 15वां पद 15/2 होगा। देखिए 15/2 सेकेंड नंबर आपका मिल चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 51 48 45 डॉट डॉट 6 में पदों की संख्या बताइए। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, अगर आप एग्जाम के पहले ये वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है,
सारे क्वेश्चन को लिख लेने के बाद आप हमारे वीडियो को देखिएगा किस तरह हम सॉल्व करते हैं। बना लेने के बाद एक बार क्या कीजिएगा, फिर से आप रिव्यू यानी कि उसको चेक कीजिएगा कि हमसे ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, हमेशा क्या करना है, पहले लिख लेना है। अगर वीडियो यानी कि एग्जाम के पहले हमारे तीनों वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद क्या करना, आपको लिख लेना है, रिवीजन करना है। निश्चित है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। थोड़ा इसका जो है लैंग्वेज चेंज कर सकता है या अंक चेंज कर सकता है, इसके अलावा ये नहीं कर सकता है कि यही पैटर्न रहेगा। ठीक है, इससे बाहर होने का बात तो नहीं है। देखिए क्या होता है। ठीक, चलिए देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कहता 51, 48, 45 ... 6 में पदों की संख्या बताइए। ठीक है, देखिए ये क्या कर रहा है, कैसे टर्म घट रहा है। 51 हुआ, फिर 48 हुआ, फिर 45 हुआ, धीरे धीरे घटते घटते कहता है जब हम 6 पर चले जाएंगे तो कहता है पदों की संख्या यानी कि क्रमों पद जो है 6 हो जाएगा। यानी कि लास्ट टर्म जो ये तुम आपका दिया गया है 6, ये ऐसा कौन टर्म है छठा यानी कि 6 जो दिया गया है कि कितना नंबर पे आएगा ये बताइए आप। इसलिए कह रहा है पदों की संख्या बताइए, कितने पद पर 6 है। ठीक है, तो ये क्या क्या दिया गया, a बराबर 5 दिया गया है, नहीं 5 नहीं है, 51 है। d का वैल्यू आपका 48 माइनस 51 हो जाएगा, इस तरह -3 हो गया। an का वैल्यू आपका दिया गया है 6, तो आप जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 6 हुआ, a का वैल्यू 51 हुआ, प्लस n का वैल्यू पता नहीं है, d का वैल्यू हमको पता है -3, तो 6 माइनस 51 ये हो जाएगा। ये गुना में है तो भाग में हो जाएगा, -3 इक्वल टू हो गया n माइनस 1, तो हो जाएगा कितना, ये देखिए 45/3, तो माइनस में ये भी माइनस में कट गया, बराबर n माइनस 1, ये हो गया आपका 15 प्लस 1 इक्वल टू n बराबर 16 हो चुका है। यानी कि 16वां पद जो है आपका क्या होगा, 6 होगा। चेक भी कर सकते हैं, A16 जब आप निकालिएगा तो आपका क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन है 16 जो है आपका करेक्ट हो चुका है। चलिए अब हम आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है, 0 एवं 50 के बीच विषम संख्या होगी। देखिए ये तो थोड़ा आप जो है जब आप इसके बारे में एपी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसको लिख लिख के गिन सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो उस टाइम को बचाने के लिए हम एपी पर आते हैं। अगर इसको हम एपी से बना देंगे तो क्या होगा, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। तो 0 एवं 50, तो 0 तो विषम संख्या नहीं है, 1 से कहता है 50 के बीच आप क्या बताइए, 0 एवं 50 के बीच, 0 एवं 50 के बीच, 0 एवं 50 के बीच में बताइए। ये नहीं कह रहा कि 0 से, देखिए अंतर क्या समझना है, 0 से नहीं बोला है, बोला है 0 एवं 50 के बीच वाली संख्या को बताएं। चूंकि अगर यहाँ पे 0 को अगर ऐड कर देता तो 0 जो है क्या है, यहाँ तो ये क्या है, विषम संख्या तो नहीं है, ये भी विषम नहीं है और ये भी विषम नहीं है, इसीलिए बोला है 0 एवं 50 के बीच में क्या बताइए आप, विषम संख्या बताइए कि विषम संख्या क्या होगा। तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 होगा, फिर 3 होगा, 5 होगा, लास्ट में जब हम चले जाएंगे तो 50 जो है आपका क्या है, सम संख्या है, जो कि 2 से भाग लग जाता है उसको सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या क्या हो जाएगा, 49। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके बीच में आप बताइए कि कितना टर्म होगा। ठीक है, यानी लास्ट टर्म हो गया 49, तो 1 3 5 7 9 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो अंतिम में आ जाएगा
49, तो निकलता 49वां टर्म जो है, यानी सारे टर्म को जब हम गिनेंगे तो कितना होगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a बराबर आपका 1 है, d बराबर 3 - 1 = 2 हो गया, an बराबर हो गया आपका 49, an बराबर a + n - 1 इंटू डी होता है। an का वैल्यू कितना है 49, a का वैल्यू 1 + n - 1, d का वैल्यू 2 है, तो 49 - 1 हो जाएगा = n - 1 गुना 2, 48 बटे, ये गुना में है तो भाग में, n - 1 ये हो गया आपका 24, n बराबर 25, यानी कि पूरा टर्म क्या है 25 है। तो देखिए 25 आपका फर्स्ट नंबर, कहने का मतलब हो गया 0 और 50 के बीच में क्या है 25 आपका विषम संख्या, और 25 क्या होगा सम संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम 49 क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमारा है। तो चलिए देखिए क्या है। तो चलिए देखिए अब क्या इतना नंबर पे हम आते हैं 49 49 नंबर है। उस समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा, हमसे क्या पूछ रहा है सारवंतर, मतलब डी पूछ रहा है। डी पूछ रहा है, कह रहा है क्या चीज दिया गया है a18 माइनस a14 दिया गया है, और ये 32 के इक्वल है। तब बता रहा है कि डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा। a18 को हम क्या लिख सकते हैं a + 17d लिख सकते हैं, और a14 को a + 13d लिख सकते हैं। ये चीज इक्वल है, चूंकि माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट दिए हैं, माइनस के कारण साइन चेंज होगा। a + 17d माइनस a प्लस माइनस माइनस 13d = 32, ये टर्म कैंसिल, 17 में 13 जाएगा तो 4d = 32, 4 × 32, d बराबर 8 हो चुका है, यानी कि d का वैल्यू क्या होगा 8। देखिए ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट हो चुका है। चलिए अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। एपी का सारा टर्म कैंसिल, यानी कि सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरे चैप्टर को लेते हैं। देखिए दूसरा चैप्टर क्या है। तो दूसरे चैप्टर को देखते हैं। हम कहता है 3 बिंदु संरेख होंगे, 3 बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये आप पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला भी याद किए हैं। देखिए क्या फॉर्मूला आता है, एक बार हम लिख देते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन और हमको लेना चाहिए था, चूंकि हम दूसरे वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है। तो इससे क्या होता है, देखिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 y1 प्लस x3 y1 - y2, यही पढ़े हैं। यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कब, जब किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष का निर्देशांक दिया रहता है तो हम क्या निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब कह रहा है कि 3 बिंदु अगर संरेख होगा, 3 बिंदु अगर संरेख होगा, तो आप पढ़े हैं कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो क्या होता है कि 3 बिंदु संरेख होते हैं। यही है 3 बिंदु संरेख होते हैं यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं कहता है एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त की क्या कहता है वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। तो एक वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप लिख दीजिए आप, और ये किसके इक्वल है वृत्त के क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल के इक्वल है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप क्या आता है 2πr होता है। ठीक, अब वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो ये टर्म कैंसिल, एक r कट गया है, r बराबर 2। यही हमसे पूछ रहा है
कि आर का वैल्यू, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यही है वृत्त की त्रिज्या, आर बराबर 2। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 है तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। चलिए लंबाई बताते हैं क्या क्या है इसमें। अब देखिए यहाँ कह रहा है वर्ग का विकर्ण जो है क्या दिया गया है, वर्ग का विकर्ण जो दिया गया है 16√2 है, तो वर्ग की भुजा, यही कहा वर्ग की भुजा बताइए। तो देखिए आप क्या जानते हैं, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या फॉर्मूला आता है आपका, √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा होता है। तो देखिए ये चीज अगर हम अप्लाई करेंगे तो इससे हमसे भुजा निकल जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण दिया गया है 16√2 इक्वल टू √2 इंटू भुजा है, ठीक है, √2 कैंसिल, भुजा बराबर 16। तो आ गया आपका आंसर 16। देखिए 16 है, हो गया फर्स्ट नंबर, ठीक। फिर हम आते हैं 53 क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है ये। तो चलिए देखिए इसमें क्या रहा है 53 में, दो वृत्तों की परिधि, दो वृत्त बनाते हैं, ठीक, दोनों का त्रिज्या को हम मानते हैं इसका R1, ये हो गया R2, ठीक। तो कहता है दो वृत्तों की परिधियां 2:3 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोनों वृत्त जो है क्या है, अनुपात में है। तो पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि, देखिए दोनों का अनुपात दिया गया 2:3 दिया गया। चलिए वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है, r पहले परिधि का R1 बटे दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2 हो जाएगा, इसका नाम R2 रखें, इक्वल टू 2/3, ये कैंसिल, ये हो गया। तो R1 अनुपात R2 बराबर 2:3, 2:3 आ चुका है सेकेंड नंबर, ठीक है। चलिए इसी तरह आप 54 नंबर को देखिए क्या है आपका। देखिए ये भी क्या है, सेम एज 53 54 के, देखिए इक्वल है दोनों। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्त का बात कर दिए, क्षेत्रफल का अनुपात, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे, काहे बटे कर रहे हैं, चूंकि अनुपात में इसलिए हम बटे कर रहे हैं। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल यही है, बराबर क्या है 9:1 दिया गया है। तब कहता है त्रिज्याओं का अनुपात, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², 1 का स्क्वायर, यही है पहला वृत्त का त्रिज्या, πr2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/1। तो पाई कैंसिल हो गया। हमसे इसमें पूछ रहा है कि देखिए R1 बटे R2 का होल स्क्वायर बराबर 9/2, सिर्फ हमसे पूछा R1 बटे R2, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए 9/1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर चले जाएगा रूट में। तो हमसे पूछ रहा है √9 का 3 बोल सकते हैं, 1 का 1, तो हो गया आपका R1 अनुपात R2 इक्वल टू 3:1, 3:1 फर्स्ट नंबर। चलिए अब 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक तरह का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को देखिए थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, क्या जानते हैं, पहले फॉर्मूला को आप जानिए क्या कह रही है, क्या जानते हैं फॉर्मूला पर देखिए। तो फॉर्मूला आपका होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना πr², ये होता है। चलिए देखिए उसमें है कि नहीं है, ठीक है।
तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर चौथा नॉन होगा या कुछ और होगा, हम लिखे नहीं हैं। चलिए देखिए, तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर यही होता है। देखिए फर्स्ट नंबर थीटा बटे 180 गुना पाई आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 पाई आर, ये भी कैंसिल। चलिए इसको देखते हैं, थीटा बटे 360 में इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है 730 2 पाई आर स्क्वायर। इसको जैसे हम कटाएंगे तो हो जाएगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, इसलिए ये ऑप्शन जो है थर्ड नंबर आपका सही हो चुका है, ये आपका सही हो गया। ठीक है, इस तरह ये आपका क्वेश्चन 55 तक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे।